अंग्रेजों ने बनाया था भारत के लिए कानून, अंग्रेज चले गए, कानून छोड़ गए, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब लोकसभा ने कह दिया है कि ये तीनों के लिए हम लेकर आएंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। और इस बिल को इस समय लाया गया है जब एक्चुअली लोकसभा में विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 141 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये बिल। अब तो ये बिल काफी स्मूथली पास भी हो गई है। वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे यानी कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थर्सडे है, कल की बात हम कर रहे हैं, कल यानी 20 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो 20 दिसंबर को 3 क्रिमिनल लॉ पास किए गए हैं। अब हमें क्या जानना है कि अंग्रेजों ने, यानी कि ये ब्रिटिश एरा के टाइम के लॉज हैं और कॉलोनियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। भारत ने कहा कि अब इसको हटाओ, अब हमारा दौर आ गया है, अब हम हमारा कानून लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा ने वेडनेसडे को ये बिल पास किया। लोकसभा ने कहा कि अब हम ये तीनों कानून को पास करें, तीनों प्रस्ताव थे, तीनों बिल को पास किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या मेजर चीजें हैं इसको हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जब भी आप इन बिल्स के बाद बात करेंगे तो अभी तो ऑपोजिशन है नहीं, यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता सेकंड, न्याय सेकंड संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल और फिर भारतीय साक्ष्य सेकंड संहिता बिल जो है उसका नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि पहले भी क्या हुआ था कि इस तरह से बिल बना था और बिल बनने के बाद जो पार्लियामेंट्री समितिज होती हैं, पार्लियामेंट के जो कमिटीज होती हैं उनको दिया गया। पार्लियामेंट के कमिटीज ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दिए और फिर इसमें कुछ चेंजेस करके वापस से इस बिल को लाया गया। तो चेंज हुआ, सेकेंड टाइम आया, इसलिए सब में सेकेंड लगा हुआ है, राइट। तो आइए समझ लेते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया है। पहले हमारे पास था इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड ये सिविल जितने भी केसेस थे उसके लिए था इंडियन पीनल कोड। ये जो है आपका 1860 का था, 1807 का। तो इसको रिप्लेस किया गया है न्याय संहिता द्वारा। फिर आपका है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, इसको रिप्लेस किया गया है जो नागरिक है, ठीक है, तो नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा। और फिर जो आपका एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया है साक्ष्य संहिता द्वारा। तो नागरिक साक्ष्य संहिता द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कशन चल रहा है एक एक करके, जैसे कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 का है, सीआरपीसी एक्चुअली था तो ये 1878 का, लेकिन बाद में हमने इसको 1973 में चेंज किया था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। अब इसमें जो जो बदलाव किए गए हैं, जो रिप्लेसमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। अब इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जो न्याय संहिता है उसमें टेररिज्म को परिभाषित किया गया है। जो पहले से हमारे पास एक एक्ट था जिसका नाम था अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए एक एक्ट हमारे पास था जिसको ऊपा एक्ट कहते थे और इसी में आतंकवाद को परिभाषित किया गया था, इसके सेक्शन 113 में। अब इसी डेफिनेशन को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है कहाँ पे, तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 5 में। तो टेररिज्म का मतलब क्या होता है? टेररिज्म का मतलब होता है कि भारत की अखंडता, सुरक्षा या एकता पर कहीं कोई खतरा डाल रहा है तो वो टेररिज्म है। अब इसे डिफाइन किया गया है। क्या चेंजेस हैं? तो पहले जो न्याय संहिता था, जो फर्स्ट वाला था, जो इस बार लोकसभा में आया था, पार्लियामेंट की कमेटी में गया, उसमें कहा गया था कि अगर लोगों को डराया जा रहा है या लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है या कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे पूरा समाज का व्यवस्था में दिक्कत आए, तो इन शब्दों को भी आप टेररिज्म में डाल दें, ठीक है। पहला वाला बिल ये था। कमेटी ने कहा कि नहीं, डराया जा रहा है या लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है या अव्यवस्थित किया जा रहा है, ये सारे शब्द जो है ये क्लियर शब्द नहीं है। हो सकता है कि बाद में जाकर जो पूरा सिस्टम है वो लोगों को इस शब्द का गलत इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि डराना का माहौल, ये सब शब्द हटा देंगे, इनको हम नहीं रखेंगे। बाकी किसको रखेंगे? तो सीधे है कि एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी पर, यानी कि सुई, सिक्योरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पर
अगर कोई भी उसमें बाधित कर रहा है तो उसको हम टेररिज्म कहेंगे। यहाँ पर फिर एक और शब्द कही गई कि पहले वाला जो संहिता था उसमें बोला गया था कि मानसिक बीमारी है ना, तो जितने भी जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको एक साथ डाल दिया गया और एक ही में परिभाषित किया गया। फिर कहा गया कि नहीं, मानसिक बीमारी को आप मानसिक विकृति यानी कि अनसाउंड माइंड, तो आप इसको यहाँ पे वर्ड यूज कीजिए, और अनसाउंड माइंड आप कह सकते हैं, मानसिक बीमारी कहना गलत हो जाएगा इसमें, ये इसको फिर परिभाषित नहीं हो पाएगा और बहुत यूनिफाइड परिभाषा हो जाएगा, एक एक क्लियर करके इसका कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। अब मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का मतलब है कि जब भीड़ जो है एक ही आदमी पर पूरा अटैक कर दे, उसको मार दे, उसको हानि पहुंचा दे, तो मॉब लिंचिंग में क्या है, मॉब लिंचिंग एक तरह का मर्डर ही तो है, मर्डर ही तो है। तो पहले वाले संहिता में कहा गया कि मॉब लिंचिंग ले 7 साल की सजा, फिर यहाँ पे बोला गया कि क्यों 7 साल की सजा, ये तो मर्डर है, तो क्यों नहीं उम्र कैद, है ना, क्यों नहीं उम्र कैद। यहाँ पे उम्र कैद की बात की गई कि अगर आप कोई किसी को मॉब लिंचिंग कर रहा है तो उसके लिए उम्र कैद का सजा देना चाहिए। ये आपके फर्स्ट यानी कि भारतीय न्याय संहिता, न्याय सेकंड संहिता बिल में ये सारी बातें चेंज की गई। फिर जो आपका सीआरपीसी था, ठीक है, तो सीआरपीसी था, इसको कौन रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा नागरिक सुरक्षा सेकंड बिल 2023। अब इसमें क्या है, सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। अब ये कम्युनिटी सर्विस क्या है, तो कम्युनिटी सर्विस में ये कहा गया कि देखिए आप जानते हैं कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो भारत में जो कानून है वो रिफॉर्मेटिव कानून है ना। 2 तरह का कानून होता है, एक होता है रिफॉर्मेटिव और एक होता है पनिशेटिव, ठीक है, तो पनिश करने के लिए, किसी को सजा देने के लिए। हम सजा पे विश्वास नहीं करते, हम सुधार पे विश्वास करते हैं कि वो आदमी जो है वो सुधार हो जाए उसमें, है ना। तो हमने कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा नहीं बात है, कोई छोटा उसने कोई अपराध किया है या कोई ऐसा फ्रॉड किया है जो कि 5,000 रुपए से कम है, तो क्यों ना हम इनका क्या करें, इनको हम सामुदायिक सर्विसेज में, सेवा में डाल दें, कम्युनिटी सर्विस में डाल दें, है ना। कम्युनिटी सर्विस को परिभाषित किया गया इसमें। कम्युनिटी सर्विस में क्या हो सकता है कि ठीक है, तो आप इतना पैसा का योगदान दीजिए, आप इतना कपड़े का योगदान दीजिए, आप खाना का योगदान दीजिए, आप किसी हॉस्पिटल में जाकर वहां सेवा कीजिए, किसी अनाथालय में जाकर सेवा कीजिए। तो कम्युनिटी सर्विस का यहाँ पे प्रावधान दिया गया, और ये कम्युनिटी सर्विस कौन दे सकता है, तो या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकते हैं ये सजा, इनोवेटिव सजा, ठीक है, या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तक दे सकते हैं। साथ ही साथ एक और दिक्कत क्या है कि हमारे जेल में बहुत ज्यादा भीड़ है ना। जेल में अभी भी जो लोग रह रहे हैं उनका हेल्दी कंडीशन नहीं है, तो जेल में ज्यादा भीड़ होने के कारण कहा गया है कि नहीं, ज्यादा जेल और भीड़ क्यों बढ़ाना है, इसलिए छोटे जो इस तरह की कम्युनिटी सर्विसेज है उसको दिया जाए, तो ये यहाँ पर कहा गया है। फिर बोला गया है कि जो एविडेंस है ना, जो लोग जो आते हैं बोलने के लिए या जो गवाही देने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना ऑडियो या अपना विजुअल क्लिप भी भेज सकते हैं, तो कोर्ट अब उसको भी मान जाएगी, क्योंकि अभी बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ट्रैवल करके कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट मान जाएगी कि अगर कोई ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप भेज रहा है तो उसको भी एक तरह से एविडेंस माना जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अगर किसी पे शक है कि ये कुछ कर सकता है, उसने अभी किया नहीं है, हो सकता है कि उस पर शक है कि ये आतंकवाद में मिला हुआ है, ये किसी पे बॉम्ब फेंक सकता है, इस तरह के अगर शक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी उसको पहले ही पकड़ के रख लिया जाए, रोक लिया जाए। तो यहाँ पे निवारक निरोध के लिए जिसको भी पकड़ा जाएगा 24 घंटे के अंदर या तो आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आइए या तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, इस चीज को ऐड किया गया है, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम ज्यादा और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। फिर बात आती है साक्ष्य, यानी कि जो आपका एविडेंस एक्ट था 1872 का, उसमें अब आ गया है भारतीय साक्ष्य सेकंड संहिता बिल। तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सबूत के तौर पर डाला गया है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, वो सबूत है, तो उसमें ओनर का साइन होना चाहिए और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एक्सपर्ट का भी वहां पे साइन जरूरी है। कुछ कुछ मुद्दे अभी भी टच नहीं किए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 377 जहां पे समलैंगिक जो LGBTQ+ है ना, AI+, तो यहाँ पर इनके विवाह के लिए, इनकी शादी को अभी भी लीगलाइज करने की बात चल रही थी। आपने सुप्रिया चक्रवर्ती केस का नाम सुना होगा, लेकिन अभी इस पे कोई भी बात नहीं किया गया है, इसको अभी कोई टच नहीं किया गया है। साथ ही साथ क्या डेथ पेनल्टी हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विकसित देश हैं
जो कि कहते हैं कि डेथ जो है वो अब आप फांसी का सजा मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए? तो ये मानव अधिकार के खिलाफ है, यानी कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो इस पे तर्क ये आता है कि भाई तुम ह्यूमन राइट का वो उसका इंसान का देख रहे हो जिसने कुछ सजा, जिसने गलत काम कर दिया है, तुम उसका भी तो ह्यूमन राइट देखो जिसकी मृत्यु हो गई, जो विक्टिम है, तो क्यों नहीं दिया जाए डेथ सजा। फिर बात होती है कि ठीक है, अगर आप डेथ सजा यानी कि आप फांसी की सजा देना चाहते हैं तो आप फांसी ना इस्तेमाल करके क्या करें कि आप उनको एक इजी मृत्यु दे दें, एक इजी डेथ दे दे, कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई पिल खिला दे, इस तरह का डेथ दे दे। तो इस पे अभी भी टच नहीं किया गया इस टॉपिक को, इस पे अभी भी चर्चा होनी बाकी है। बाकी आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे संविधान के बनने के पहले बहुत सारे कानून बनाए हुए थे, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया। तो उसी में से जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें आपका लॉ कमीशन बना, है ना, लॉ कमीशन बना, और लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट्स जो हैं वो दिए 1834 में, और यहीं से आपका आईपीसी, यहीं से आपका सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट आया। ठीक है, तो अब बोला गया है कि क्योंकि ये कानून सारे बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत पुरानी बात है ये 1833 की, तो क्यों ना हम इसमें अब चेंजेस लाए और ब्रिटिश राज्य जो चल रहा है उसको हटा दिया जाए। तो यही यहाँ पर, यही आपका थॉट है, राइट। सो दिस इज द थॉट, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया है। साथ ही साथ एडल्टरी, एडल्टरी का मतलब क्या होता है? तो एडल्टरी का मतलब आप देखिएगा, जैसे मॉब लिंचिंग पे बात हो गई, एडल्टरी का मतलब होता है कि जैसे एक विवाहित कपल है, जोड़ा है, एक लड़का है और एक लड़की, उसकी शादी हुई है लड़की से, ठीक है, लड़का और लड़की का पैर साथ ही में बन गया, तो यहाँ पे ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। हाँ, अब इस लड़की का, ये जो महिला थी, इन्होंने अपना कोई संबंध बना लिया या इंटरकोर्स, फिजिकल इंटरकोर्स हो गया इनका एक दूसरे पुरुष के साथ। तो पहले क्या था कि इस केस में इसको क्रिमिनल ऑफेंस किया गया था और इसको सजा मिलती, पर बोला गया कि यार ये तो गलत बात है कि आप पुरुष को सजा दे रहे हैं, आप महिला भी तो इसमें इन्वॉल्व है, इसको आप सजा नहीं दे रहे हैं, तो अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। कमिटी का कहना था कि नहीं, क्योंकि हमारे देश में एडल्टरी पे कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में शादी एक बहुत ही पवित्र संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, तो अगर कोई इसको बाधित कर रहा है तो उस पर भी कानून होना चाहिए, लेकिन अभी इस पे कोई बात नहीं की गई है। फिर आप देख सकते हैं कि एडल्टरी और सेक्शन 377 पे कोई बात अभी नहीं की गई है। मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर दिया गया है, टेररिज्म को भी डिफाइन कर दिया गया है, राइट। तो ये आपका नया कानून है जो कि आ गया है, और आप भी अपने नए चैनल पे आ गए हैं। आप जानते हैं इस नए चैनल पे हमने की है बहुत सारी नई शुरुआत। सबसे पहले 8 बजे, सुबह 8 बजे यूट्यूब पे, 8 AM यूट्यूब पे, इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, डीसीए, जो कि मैं लेती हूँ। इसमें आप एमसीक्यूज भी पढ़ते हैं और इसी तरह से एडिटोरियल को डिस्कस करके पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका ये 10-15 मिनट का वीडियो मिलता है आपको, जिसमें आप एडिटोरियल डिस्कशन देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस चैनल पे हमने एक पहल शुरू की है। पहल ये है कि जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट, जो आपका नॉर्थ इंडिया का स्टेट एग्जाम है, नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम, जिसमें हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, हिंदी बेल्ट जो है जिसमें स्टेट्स आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स के बाकी जितने एग्जामिनेशंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, एसआई कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, या इसके अलावा दरोगा, टीचर भर्ती, हेडमास्टर, जितने भी आपके वैकेंसीज हैं। तो अब पहले हम कोशिश क्या कर रहे थे कि एक ही एग्जाम, जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना सबकी तैयारी आपकी एक जगह हो जाए, वन स्टॉप सोल्यूशन। यही प्रॉब्लम था हमारा कि कितना कितना फॉर्म भरना होता है आप लोगों को, तैयारी भी अलग अलग जगह से करना होता है, ये ना करना पड़े, एक ही आपको जगह मिल जाए जहां पे आप सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे स्टेट्स के लिए, राइट, ऑल द स्टेट्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके फाउंडेशन कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं 21 दिसंबर से। मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी और करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, बाकी हमारे जो सबसे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, जस्टिस, मैनेजमेंट, एथिक्स, हिंदी, एसे, तो सबके लिए, और स्टेट स्पेशल, ठीक है। तो जैसे यूपी के लिए हो गया आपका, फिर आपका एमपी के लिए हो गया, आपका बिहार के लिए हो गया, सभी के लिए ये बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं, प्लस कोर्स, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर उपाय रहेगा। आप नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जामिनेशन के सारे स्टेट्स के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं।
प्लस कोर्स लेने के लिए आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 40% तक का। 40% डिस्काउंट जो है इसको आपको कोड यूज करना पड़ेगा कीर्ति और KIRTI, ये कोड आप इस्तेमाल करके ये डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको पर मंथ 625 रुपीज मिलेगा, ये आपका कॉस्ट पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 30 से तो करीबन 20-21 रुपए का आपका कॉस्ट आ रहा है। लेकिन आप डिस्काउंट के तहत जाते हैं तो 20 रुपए का 40% हो गया आपका 8 रुपए, यानी कि 12 रुपए, एक मैगी के पैकेट जितना आपका ये कोर्स हो जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे स्टेट्स के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डील। तो आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना है, अपना नंबर डालना है, नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे इसमें, और फिर आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फायदा क्या क्या मिलेगा? इंटरएक्टिव होता है, एक भी डाउट है तुरंत आपको फैकल्टी टीचर्स जो हैं आपके रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, यानी आपके जो सहपाठी लोग हैं उनसे भी आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारे क्विज होंगे और आप आराम से अपने घर में कंफर्टेबल माहौल पे बैठ के पढ़ सकते हैं। पीडीएफ्स और डाउट सेशंस भी आपको हर 5वें क्लास में आपको डाउट सेशंस दिए जाएंगे। तो ये है हमारा बेस्ट कोर्स जिसमें आप अपने स्टेट्स की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। कैसे लगा आपको ये पहल, जहां पे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है अलग अलग न्यूज़पेपर का, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, लाइव मिंट हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।